नमस्कार। आज हम आपके सामने एक विशेष विषय के साथ आए हैं। आजकल बहुत गर्म मामला है। हल्द्वानी में 4,500 से अधिक लोगों को बेघर किया जा रहा है, ये बताकर कि उन्होंने अतिक्रमण किया है। और ये निर्णय उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट से आया है कि 7 जनवरी 2023 से पहले इनको खाली कराना है। इस बारे में मुनादी पीटी जा चुकी है, लोग परेशान हैं। लगभग 50,000 आबादी इससे प्रताड़ित होगी, जो कि बेघर हो जाएंगे। उसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर तरह के लोग हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नजुल भूमि क्या होती है, विभाग की भूमि क्या होती है और किस प्रक्रिया के तहत कैसे इस पर अवैध कब्जे हो जाते हैं, ये अवैध कब्जे होते क्या है। तो मैं सबसे पहले बात करूं नजुल भूमि की। नजुल भूमि, अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो ये बहुत पुराना इतिहास रखती है। 1857 से पहले से जो लोग सरकार के विरोध में जाते थे और भय के कारण वो कहीं छुप जाते थे या कहीं चले जाते थे, तो उनकी ज़मीनों को सरकार अपने कब्जे में ले लेती थी और इसको नजुल की ज़मीन कहा जाता था। इसको शासक की दमनकारी नीति भी कहा जाता था और कब्जा करने की नीति भी कहा जाता था। और 1857 में जो क्रांति हुई, उस क्रांति में जो लोग चले गए, भूमिगत हो गए या गायब हो गए, उनकी ज़मीनों को भी अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस ज़मीन को नजुल की भूमि कहा जाता है। इसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जो लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए या कहीं और चले गए, उनकी ज़मीन भी सरकार के कब्जे में आ गई। उसमें कुछ भूमि तो शत्रु संपत्ति के रूप में आ गई और कुछ संपत्ति नजुल के रूप में आ गई। चूँकि स्वतंत्रता संग्राम और ये चीज़ें पूरे देश में चल रही थीं, इससे पूरे देश में नजुल की संपत्ति बहुत ज़्यादा और प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध है। अब सवाल पैदा होता है कि नजुल भूमि का उपयोग क्या होता है। नजुल भूमि न तो ये सरकार की होती है, न ही राजस्व विभाग की होती है। इसके लिए एक अलग ही सिस्टम है, अलग प्राविधान है, जिसको ये कहते हैं कि नजुल लैंड एक्ट 1956 में बनाया गया, नजुल लैंड ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1956। इस लैंड का पट्टा भी दिया जाता है, कमज़ोर लोगों को भी दिया जाता है। सरकार जिसको चाहती है उसका पट्टा देती है। अब सवाल उठता है, विभाग की लैंड कौन सी है। विभाग की ज़मीन वो होती है जो सरकारी विभाग किसी विशेष प्रयोजन से ज़मीन अपने लिए करता है। इसमें विशेष प्रावधान भी होते हैं, जिसमें सेक्शन 4 के अंतर्गत ज़मीन का अधिग्रहण भी किया जाता है। सामान्य तौर पर अधिग्रहण हो जाता है जब लोग अधिग्रहण के लिए तैयार नहीं होते, तो विशेष परिस्थिति में सेक्शन 4 के तहत इसको जो अधिग्रहित किया जाता है। यह अधिग्रहित ज़मीन अगर सरकार जिस प्रयोजन से ली गई है उसमें इस्तेमाल नहीं करती, उसको वापस भी किया जाता है। इसके कई उदाहरण भी हैं। मैं इसका एक उदाहरण उत्तराखंड का ही दे सकता हूँ। BHEL ने अपने लिए ज़मीन अधिग्रहित कराई थी, लेकिन लंबे समय तक जब उसने उसका उपयोग नहीं किया तो उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड सरकार ने वो ज़मीन वापस ले ली और उस ज़मीन के ऊपर उन्होंने IED विकसित किया, जिसको सिडकुल के नाम से जाना जाता है। ज़मीन का उपयोग उसी उद्देश्य से होना चाहिए जिस उद्देश्य के ज़मीन ली गई है। और ये ज़मीन उद्योग लगाने के ली गई थी, उन्होंने उद्योग नहीं स्थापित किया, ज़मीन सरकार ने वापस ली। राजस्व जो विभाग है, जो ज़मीन की देखभाल करता है, ज़मीन की देखभाल करना है विभाग, स्टेट लिस्ट में आता है, इसीलिए सरकार का पूरा उस पर अधिकार होता है। अब सवाल उठता है कि अतिक्रमण क्या होता है। अतिक्रमण का सीधा मतलब यह है कि जो आपका हक नहीं है लेकिन आप उस पर कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो अतिक्रमण है। मैं बहुत सीधे तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो जो लोग ज़मीन पर रह रहे हैं, अगर वो उनका मालिकाना हक नहीं है तो उस पर वो अतिक्रमित माने जाते हैं और अतिक्रमण फिर हटाने की कार्रवाई की जाती है। हटाने की कार्रवाई कौन कर सकता है?
हटाने की कार्रवाई करने के लिए कम से कम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का आदेश होना चाहिए, तभी अतिक्रमण हटाया जा सकता है, या अतिक्रमण हटाने के लिए कोर्ट आदेश दे। अब सवाल ये उठता है कि अतिक्रमण हो कैसे जाता है। राजस्व विभाग के लोग लेखपाल से लेकर और कलेक्टर तक और कमिश्नर तक और इससे ऊपर राजस्व परिषद तक कितने बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, फिर भी अतिक्रमित ज़मीनें हो जाती हैं। और जहाँ तक सवाल रेलवे का है, रेलवे एक विभाग है। रेलवे विभाग 1854 या 56, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, इसमें बना था। यानी अंग्रेज़ों ने इसको विकसित किया था। उस समय से अब तक जितनी ज़मीनें रही होंगी उनके अंग्रेज़ों के कानूनी लगभग हमने अडॉप्ट किए हैं। उन्हीं कानूनों के तहत उनके पास पट्टा भी होगा, उनके पास अभिलेख भी होंगे। तो लंबे समय तक सॉरी, विभाग को मालूम होगा कि हमारी ज़मीनें कहाँ कहाँ हैं और कितनी है। ये लगभग सभी विभागों को मालूम होता है। और दूसरा मैं ये भी बता दूं कि उत्तराखंड में कई ज़िले ऐसे हैं जो नजुल की ज़मीन पर बने हुए हैं और जिनको अतिक्रमण भी कहा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर रुद्रपुर जनपद लगभग 90% नजुल की ज़मीन पर है। काशीपुर जिला भी इसी तरह है। हल्द्वानी जो शहर है उसका 70% हिस्सा लगभग नजुल की ज़मीन पर है। रुद्रपुर नजुल की ज़मीन पर है। देहरादून में रिस्तना नदी के किनारे नजुल की ज़मीन बनी हुई है। दिल्ली में रेलवे ट्रैक के किनारे अवैध कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। तो इस तरह मैं ये कह सकता हूँ पूरे देश में सभी जगह अवैध कॉलोनियाँ हैं जो कि अतिक्रमित मानी जाती हैं। जनहित में, देश हित में, जनता के हित में कई सरकारें इस तरह का काम कर चुकी हैं जिन्होंने अवैध कॉलोनियों को वैध किया है। दिल्ली में विशेष तौर पर किया गया है, देहरादून में भी किया गया है, अर्थात उत्तराखंड में भी किया है। लेकिन अब ये नया मामला जो सामने आया है ये थोड़ा पेचीदगी भरा है। इसमें पेचीदगियाँ ये है कि ये ज़मीन 1850 के आसपास से विवादित मान सकते हैं, जबकि इसकी किसी ने सुध नहीं ली। रेलवे को खुद ही नहीं मालूम कि उनकी ज़मीन कितनी थी, न उनके पास इसका कोई रिकॉर्ड है। ये मामला पहली बार जब उठा जब उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, और 2007 में जब उत्तराखंड का हाईकोर्ट अलग हो गया तो उसमें हाईकोर्ट में इलाहाबाद के वकीलों ने मांग की कि काठगोदाम इलाहाबाद के बीच में ट्रेन चलनी चाहिए। जब ट्रेन चलने की बात आई तो प्रशासन ने कहा कि हमारे पास ज़मीन नहीं। जब ज़मीन नहीं है तो फिर ये बात आई कि ये बात आई गई हो गई, समाप्त हो गई। फिर बीच में 2014 में एक रवि शंकर जोशी जी ने एक PIL दाखिल की कि साहब यहाँ पर रेलवे की ज़मीन है और इनको अतिक्रमण हटवाया जाए। और ये मामला उठा यूँ था कि वहाँ पर एक गोला नदी बहती है जिसके किनारे रेलवे लाइन है और एक तरफ एक कॉलोनी बसी हुई है। और काठगोदाम से अगर आगे तक देखें तो लगभग 45 फीट की दूरी तक कोई बस्ती नहीं है और ये बस्ती भी नहीं है। और इसी बस्ती के आसपास 800 मीटर की ज़मीन को कहा जा रहा है रेलवे की ज़मीन है। मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता किसकी ज़मीन है, लेकिन यहाँ पर लगभग 50,000 लोग बसे हुए हैं। और विशेष बात यह है कि 50,000 लोगों के साथ साथ यहाँ पर 2 राजकीय इंटर कॉलेज हैं, हाई स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, अस्पताल हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं और अनेकों सरकारी इमारतें हैं। अगर ये ज़मीन सरकार की नहीं थी तो इस पर कैसे जो है इमारतें बन गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इमारतें बन भी गई और ये मामला कोर्ट में गया तो इम्प्लीडमेंट के जरिए सरकार भी इसमें शामिल हो सकती थी और सरकार ये कह सकती थी कि रेलवे ज़मीन 150 साल से इसका इस्तेमाल नहीं कर रही है, इसलिए इस ज़मीन को हम वापस लेते हैं, क्योंकि राज्य सरकार का मामला था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस पर बसे हुए लोग जिनसे अजीत अंजुम ने बात की और उसमें मालूम पड़ा कि 120 वर्ष से भी ज़्यादा पहले से लोग रह रहे हैं। 120 वर्ष का समय बहुत लंबा समय होता है। 82 वर्ष के लोगों ने अभिलेख दिखाए, ये सब बातें होती रहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अतिक्रमण की बात नहीं आई। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हाई कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि 1 सप्ताह के अंदर ये ज़मीन खाली करा दी जाए। बीच में ये भी बता दूं कि
जब ये पीआईएल दाखिल की गई कि इसको रेलवे की ज़मीन है, इसको खाली कराया जाए, ये जोशी जी ने जब ये पीआईएल दाखिल की, तो ये पीआईएल दाखिल की गई थी एक पुल के गिरने की वजह से। जब न्यायालय में पुल के गिरने की बात गई तो पुल के आसपास ये एक वकीलों की कमेटी बनाई गई, जिसको लीगल लैंग्वेज में कोर्ट कमिश्नर कहते हैं। तो कोर्ट कमिश्नर ने उसका मुआयना किया और ये कहा कि यहाँ पर अवैध खनन हुआ है, जिसकी वजह से पुल गिर गया, और ये अवैध खनन करने वाले लोग आसपास रहने वाले हैं और ये रेलवे की जगह पर आते हैं। तो ये सवाल रेलवे का पैदा हुआ, 2007 से शुरू हुआ, ठंडे बस्ते में गया, 2014 में फिर आया, 2016 में फिर आया, और इसकी पीआईएल आज अभी भी लंबित है। बीच में मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा वरना बहुत लंबा हो जाएगा। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया, और ये पीआईएल के जरिए प्रश्न पैदा हुआ कि रेलवे की ज़मीन है। रेलवे ने कोर्ट में भी कोई अपने दस्तावेज दाखिल नहीं किए, यहाँ के लोग अपने दस्तावेज दिखा रहे हैं। अब दूसरी बात मैं यहाँ बता दूं कि न्यायालय के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन न्यायालय जो निर्णय करता है वो केवल अभिलेखों के आधार पर करता है। संभवतः न्यायालय के समक्ष अभिलेख नहीं रखे गए होंगे और ये निर्णय पीआईएल पर आया है। तो जो न्यायालय ने निर्णय किया उस पर अमल करना राज्य सरकार का काम है। अब राज्य सरकार चाहे तो पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती थी, और चाहे तो ऑर्डिनेंस के जरिए, सूचना के जरिए ये घोषित कर सकती थी कि ज़मीन हमारी है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि ज़मीन रेलवे ने भी कह दी, रेलवे के पास कोई अभिलेख नहीं। पहले रेलवे ने कुछ नहीं कहा, उसके बाद कहा कि 29 एकड़ है, फिर ये न जाने कहाँ से 78 एकड़ आ गई। बीच में सुप्रीम कोर्ट लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दोनों पक्ष आपस में बात करके निर्णय कर लीजिए। तो रेलवे ने निर्णय किया और पहले 29 एकड़ की जो मांग की थी, 29 एकड़ से बढ़ाकर इसको 78 एकड़ कर दिया। ये कैसे किया गया इसका कोई अभिलेख नहीं। पीआईएल में जब ये मांगा गया कि साहब आपका क्या प्लान है, क्यों बनाना चाहते हैं, तो वो केवल भूमि प्लान दिखा सके, वो उन्होंने और कोई प्लान नहीं दिखाया, जैसा कि अवगत कराया गया। तो इस दशा में सवाल ये है कि इतनी भीषण सर्दी में हाईकोर्ट का ये निर्णय न तो मानवीय है, ये न्यायिक दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टिकोण से उचित हो सकता है, लेकिन कानून जनता के लिए होता है। 50,000 की जनता है, बच्चे बूढ़े जवान सभी हैं, और इसमें राज्य सरकार को दखल देना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार दखल नहीं दे रही है। जो मेरी जानकारी में आया है वो ये है कि 20 तारीख को निर्णय आया, 20 दिसंबर को निर्णय आया और 21 तारीख को ये अपलोड हुआ, और 20 तारीख को ही कैबिनेट ने ये निर्णय कर दिया कि हम रेलवे के इस ज़मीन के बारे में कोई भी अपना इंटरवेंशन नहीं करेंगे, कोई कानून उत्तराखंड का इसमें दखल नहीं देगा। यहाँ पर राज्य सरकार के ऊपर ही प्रश्न लगता है। 50,000 लोगों को बेघर करना सर्दी में, वो भी बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था के, न तो ये मानवीय दृष्टिकोण से उचित है, और न्यायिक दृष्टिकोण तो न्याय तो अंधा होता है, केवल कानून के आधार पर चलता है और जो साक्ष्य प्रस्तुत किए आते हैं उनके आधार पर करता है। और जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका व्यवहारिक दृष्टिकोण भी देखती है, कानून का पालन कराती है, न्यायपालिका की इज्जत करती है, लेकिन फिर भी उसको मानवीय दृष्टिकोण भी देखना होता है। इस दौरान जो पीआईएल है वो इस निर्णय के विरुद्ध में स्पेशल केस लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी 5 तारीख लगी हुई है। लेकिन मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँ कि सुप्रीम कोर्ट नए अभिलेख को एंटरटेन नहीं करती है, वो तो जो साक्ष्य पहले प्रस्तुत किए गए हैं उनके आधार पर निर्णय करती है। तो व्यक्तिगत तौर पर मैं कह सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा मिले यहाँ के लोगों को, लेकिन ये मानवीय दृष्टिकोण से और हर दृष्टिकोण से, जो कि 120 साल से लोग रह रहे हैं, अगर रेलवे की ज़मीन थी तो अब तक रेलवे को इस पर ध्यान देना चाहिए था। एक बार भी नोटिस नहीं दिया गया। ये पहली बार ये मामला 2007 में आया। और जहाँ तक बात अतिक्रमण की, अतिक्रमण सब जगह होते हैं, इतने सारे अधिकारी बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं? यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न है कि अतिक्रमण होते क्यों हैं। 120 साल में कितनी सरकारें गई होंगी, अंग्रेजों की सरकार भी रही होगी, स्वतंत्रता से पहले की भी कार्रवाई हुई होगी, स्वतंत्रता के बाद भी कार्रवाई हुई होगी, और अभी तक इसको अतिक्रमण माना गया। इसमें जबकि लोगों के पट्टे भी हैं, लोगों के भूमिधरी भी है, मतलब उनको फ्री होल्ड भी किया गया है, और लोगों ने यहाँ पर अपने हाउस टैक्स जमा किए हैं, बिजली बिल जमा किया है, सरकार ने सड़कें बनाई हैं, अस्पताल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं। क्या ये सब अवैध स्थान पर होता रहा? अगर सरकार ने अवैध कब्जे किए
तो सरकार को भी कोर्ट में जाना चाहिए था। तो यहाँ प्रश्न यह है कि सरकार क्यों ऐसा कर रही है। मैं इसके बारे में कुछ भी कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ये प्रश्न बहुत अधिक विचारणीय है। हाँ, एक बात जरूर कही गई है कि इस कॉलोनी में 2 मंदिर हैं और लगभग 10 मस्जिदें हैं। डेमोग्राफिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर 90% मुस्लिम रहते हैं। यहाँ के विधायक कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। मैं इस पर भी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, आप लोग विचार करें, निर्णय करें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सरकार यदि चाहे तो रेलवे की ज़मीन होते हुए भी इसको वापस ले सकती है, क्योंकि 100 वर्ष से ऊपर होने के उपरांत भी रेलवे ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही कोई अपना प्लान दिया है। दूसरी चीज़, मानवीय दृष्टिकोण से ये नितांत अनुचित है कि 100 वर्ष के आसपास से रहने वाले लोगों को केवल 1 सप्ताह के नोटिस पर बेघर कर दिया जाए। और तीसरी चीज़, हम बेघर भी करें तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करें। जो स्कूल वहाँ पर है वो किस आधार पर बना दिए गए? इतने बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, उन्होंने क्या ये नहीं देखा कि ज़मीन हमारी नहीं? इसके अलावा ज़मीन जिसकी भी है, और इससे सीख लेते हुए हमें और स्थानों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अतिक्रमण को चिन्हित करें, रहने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें और उनसे जो भी मुआवजा लेना हो वो मानवीय दृष्टिकोण से जनता के लिए, जनता के हित में कार्रवाई करते हुए आगे बढ़े। वरना ये अतिक्रमण के मामले सामाजिक भी होते रहेंगे, राजनीतिक भी होते रहेंगे, न्यायपालिका दखल देती रहेगी, कार्यपालिका के लिए भी सरदर्दी बनती रहेगी। तो हमें एक मुश्त समन्वित तरीके से इस समस्या को देखना है। हमें राजनीति से ऊपर उठकर मानवता के दृष्टिकोण से देखते हुए इस समस्या पर विचार करते हुए अगली कार्रवाई करनी है। और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के संवेदनशील मामलों पर सकारात्मक सोच के साथ निर्णय लें और अधिक जनता के लिए, क्योंकि कानून भी जनता के लिए ही बनता है, तो जनता के हित में 50,000 लोगों को बेघर करना, उन पर बुलडोजर चलाना कहाँ तक उचित है? वो भी जहाँ की रेलवे के पास कोई प्लान नहीं है उनको क्या करना है, कोई मांग नहीं उठी है। 2007 से पहले कभी रेलवे ने पूछा भी नहीं रेलवे क्या है। और रेलवे को जब PIL में बताया गया तब रेलवे कह रही है मेरी ज़मीन है। और पहले ये 29 एकड़ की बात की गई, उसमें कहा गया कि 10 एकड़ हमने प्राप्त कर ली है। फिर कहा गया 19 एकड़ अब ज़रूरत नहीं है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। और 29 एकड़ शुरुआत होते हुए ही 78 एकड़ पहुँच गई। ये कैसे पहुँच गई? ये सारे प्रश्न उठते हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ा प्रश्न है मानवता का प्रश्न। हम सब काम करते हैं जनहित के लिए करते हैं। क्या 50,000 लोग जन में नहीं आते? 1 लाख लोगों पर तो एक विधानसभा बन सकती है। तो आधी विधानसभा एक जगह है, तो क्या इस पर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? सरकार आज भी अधिसूचना लाकर जमीन को वापस लेकर न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर पुनर्विचार याचिका लगा सकती है। शासन के पास, सरकार के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, बस नियत होनी चाहिए। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दें और आगे आने वाले जितने भी कब्जे हैं उनके बारे में भी इसी दृष्टिकोण से विचार करें। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बहुत संवेदनशील भी हैं, उनका सपना है कि सबका घर, और प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रही है जिसमें सबको पक्के घर देने की बात की जा रही है। और मुझे अपुष्ट सूचना जानकारी मिली है कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत भी इस कॉलोनी में मकान है। तो ये सब कैसे संभव हुआ? सरकार ने अपना पैसा इस कॉलोनी में लगाया, बिजली है, पानी के बिल है, नगर पालिका ने हाउस टैक्स लिया है, नगर पालिका ने इसको नजुल की भूमि भी बताया है। तो इसमें अगर हम ये मान लें कि ये मिक्स्ड लैंड है, तो भी सरकार को इसमें अपना दखल देना चाहिए और इस मानवीय समस्या से यहाँ के लोगों को बाहर निकालना चाहिए। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।